हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक गुड न्यूज़ है जो मैंने कल आपके साथ शेयर की थी कि अब सभी स्पेशल एजुकेटर जिन लोगों ने दिल्ली गेस्ट टीचर प्राइमरी स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई किया था, अब सबको बुलाया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने सवाल किया है कि सर 16 से 23 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, हम कभी भी जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको अपना नाम देखना है, जहाँ पर नाम है आपका उसके आगे डेट मेंशन होगी। जैसे मेरा नाम इश्तियाक है और मैंने अप्लाई किया था, तो मेरे आगे का डेट मेंशन है 21 तारीख, तो मैं 21 तारीख को ही जाऊंगा। 22 का कोई मतलब नहीं है, 19 का कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई? तो जिस दिन आपका नाम के आगे जो डेट है उसी दिन जाना है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब आगे बात करते हैं कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपने फिल किए थे वो लेकर जाने हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि भाई सबसे पहले जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उसका एक प्रिंट आउट निकला होगा। अब कई साथी ऐसे हैं जिनका प्रिंट आउट गुम हो गया है, तो वो घबराए ना, वो अपने लेवल पे ट्राई करें। मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है कि वो कैसे निकलेगा, मगर वो अपने लेवल पे ट्राई करें। अगर नहीं निकलता है तो कोई नहीं, आप डायरेक्ट वहाँ चले जाएं और वहाँ जाकर बोल दें कि जी मेरे पास प्रिंट आउट नहीं है, तो कोई ना कोई सोल्यूशन वहाँ पर निकलेगा। इतने सारे लोग आते हैं जिस जगह पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा। तो ये वहाँ के लिए छोड़ दो, बाकी आप 10th 12th डिप्लोमा सीटेट वगैरह लेकर जाओ। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वो लेकर जाओ। सिर्फ उसी दिन जाना है और वहाँ टाइम मेंशन है, उस टाइम पर जाना है। एड्रेस क्या है मैंने आपको बता दिया, गूगल करें। मेरे को भी नहीं पता कि एड्रेस कहाँ है। कुछ लोग पूछ रहे हैं मेट्रो के पास है, ये है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उस जगह नहीं गया। तो आप एड्रेस गूगल करें। अब सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी बात मैंने खत्म कर दी। अब फिर भी कुछ सवाल थे कि भाई डिस्ट्रिक्ट में क्या चूज करना है और नियरेस्ट स्कूल कौन सा होगा। सर हमें नहीं पता, हम यूपी से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, एनेक्सर 1 के 2 फॉर्मेट है। पहले में ये है कि भाई पहले में नाम आपको लिखना है, अपने आपके पिता का नाम लिखना है और साथ में लिखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपने आवेदन किया करना है या किया है। तो आपको नहीं पता, उसको छोड़ दो, वो 1 सेकंड का खेल है। उसमें हमें ईस्ट लिखना है या साउथ लिखना है या फिर जोन में केशवपुर लिखना है, रोहिणी लिखना है, वो 1 सेकंड का खेल है। वो आप ऑन द स्पॉट कर रहा है कहाँ पर, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जहाँ पर जाएंगे। सेकंड जो फॉर्म है उसमें भी सेम सा है कि भाई नियरेस्ट स्कूल, आपको नहीं पता कि मेरे आसपास कौन सा स्कूल पड़ता है, तो जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ अधिकारियों को बता देना कि जी मेरे पास, मैं इस जगह पर रहता हूँ, तो वो बता देंगे कि वहाँ वो स्कूल है, वो चूज कर सकते हो आप। अब साथ ही साथ ये है कि भाई उस स्कूल का कोड कैसे पता चलेगा। अरे हम तो नए हैं दिल्ली में, या आप भी नए हो दिल्ली में। अगर दिल्ली में पुराने भी हो तो भी किसको कितने कोड पता होते हैं। मुझे थोड़ी पता है कि यमुना विहार में जो C1 स्कूल है उसका कोड क्या है, या फिर घोरना में जो स्कूल है या मौजपुर में जो स्कूल है उसका स्कूल कोड क्या है। तो उतना हमें नहीं जाना है डीप में, वो काम डिपार्टमेंट के ऊपर है, उनको छोड़ दो। सिर्फ आप स्कूल का नाम लिख देना और आप डिस्ट्रिक्ट वो लिखना जहां पर आप रहते हो, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अब साथ साथ ये है कि जिन कैंडिडेट का जो नाम है वो तकरीबन 5000 से ज़्यादा रैंक है उनकी, वो जाए या ना जाए। तो दोस्तों मैं पहली सलाह तो ये दूंगा कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करा लो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई तकलीफ नहीं है, कोई बुराई नहीं है, एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। क्योंकि जिन कैंडिडेट का 5000 से ज़्यादा नाम है, 5000 मतलब 5000 रैंक से ज़्यादा है, उनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि 0% हो जाते हैं, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अब साथ साथ ये है कि भाई कट ऑफ की वीडियो सर कब बनाओगे। कट ऑफ की वीडियो मैं बनाऊंगा। आप 16 से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा नाम और नाम के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो है कट ऑफ की वीडियो मैं बनाऊंगा 30 तारीख को, यानी कि इस महीने के बिल्कुल लास्ट में। थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि भाई क्या कैसे रैंक जा सकती है, क्योंकि इस लिस्ट में भी किसी कैंडिडेट के 2 बार नाम है, किसी के 3 बार नाम है, ठीक है। और जो जिन लोगों ने ये फॉर्म जो है, जिन लोगों का नाम है, वो एनेक्सर दोनों भर के लेके जाएंगे, एक मत लेके जाना। या फिर अगर आपसे नहीं भरा जा रहा है तो आप दोनों को ब्लैंक लेकर चले जाओ, ठीक है। दोनों को ब्लैंक लेकर चले जाओ। और मैं इस वीडियो में बता देता हूं कि मुझे लगता है कि जिन लोगों की रैंक 2000 से कम है उनके सिलेक्शन के चांसेस 90 से लेकर 99% तक है। 2000 से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम मुझे लगता है कि उसमें से कई कैंडिडेट के 2 बार नाम है, 3 बार नाम है, तो उनका हो जाएगा, ठीक है। अब यह है कि भाई इस जो डॉक्यूमेंट है उनका तो एक ओरिजिनल सेट और कम से कम आप 2 फोटोकॉपी के सेट लेकर जाना, ठीक है। 2 फोटोकॉपी के सेट लेकर जाना। और ये होता है कि भाई क्या फोटोकॉपी किसी से अटेस्ट करानी है गेजेटेड ऑफिसर से, तो बिल्कुल नहीं करानी। गेजेटेड ऑफिसर से फोटोकॉपी अटेस्ट नहीं करानी। वहां पर आप जाएंगे तो सेल्फ अटेस्ट करके नीचे की डेट लिख देना, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट करके नीचे की लिंक जो है डेट लिख देना। दिल्ली के किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं क्या जो पास है, बिल्कुल। अगर दिल्ली में आप रहते हैं, मान के चलो मैं रहता हूँ सीलमपुर में, मैं रहता हूँ,
ठीक है। तो मेरे आसपास स्कूल मान के चलते हैं कि भाई वेलकम के पास पढ़ता है, शाहदरा में पढ़ता है, फिर इधर कश्मीरी गेट में पढ़ता है, फिर इधर गांधीनगर में पढ़ता है। अगर मैं आगे जाता हूँ, मैं पीछे जाता हूँ तो मौजपुर के आसपास स्कूल पढ़ता है। खुद सीलमपुर में 4-5 स्कूल है डीओई के। तो मैं चूज कर सकता हूँ, जो मुझे ठीक लगे मैं लिख दूंगा वहां पर मेंशन कि भाई नियर स्कूल में गांधीनगर लिख दूंगा। मुझे पूरा स्कूल नहीं लिखना, मुझे ये नहीं लिखना कि गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 गांधीनगर। मुझे इतनी जानकारी नहीं है तो मैं गांधीनगर लिख सकता हूँ, मगर वो भी मत लिखो। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ तो वहां पर अधिकारी को बता दो कि जी मैं यहाँ रहता हूँ, तो वो बता देंगे आपको, ठीक है। और एक साथी का सवाल था कि हमें सर कैसे पता चलेगा कि उस जिस स्कूल में हमने आवेदन किया उसमें वैकेंट सीट है, खाली सीट है या नहीं। ये काम आपका है ही नहीं, आप सोचो ही नहीं इस बारे में। डिपार्टमेंट आपको अपने हिसाब से स्कूल अलॉट कर देगा। मान के चलते हैं कि भाई मैंने आवेदन किया कि भाई मुझे CR दास नंबर 1 चाहिए सीलमपुर का स्कूल। अब उसमें ऑलरेडी जो अभी भर्ती हो रही है उसमें से कोई टीचर है, तो कोई नहीं, उसके आसपास वाला स्कूल हमें अलॉट कर दिया जाएगा, या थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर के आसपास कर दिया जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है उसमें? मगर हमें ये जानना कि भाई डिपार्टमेंट ये बताए मुझे कि भाई किस स्कूल में कितने टीचर हैं, फिर उस हिसाब से मैं अप्लाई करूंगा। ये थोड़ा सा हम ज्यादा सोच रहे हैं, ज्यादा इस बारे में अपना ध्यान लगा रहे हैं। हमारा काम क्या होता है, देखो मैं पहले की भी वैकेंसी में ये कहता हुआ आ रहा हूँ कि एक स्टूडेंट का काम सिर्फ क्या है, जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना, ना उसके आगे जाना ना उससे पहले आना। मतलब अगर एक स्टूडेंट के लिए ये है कि भाई वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए तो वो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए, वो इधर उधर ना सोचे। अभी ना सोचे, बाद में तो सोचने के लिए टाइम है ही हमारे पास। मतलब मेरा काम सबसे पहले है कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स ले आके वेरीफाई करा लूँ, क्या कट ऑफ जाएगी, कैसे उसे स्कूल में मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा ज़्यादा सोच लेते हैं। और भी कुछ सवाल है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, तो अब यहाँ पर आपके मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जो ज़्यादातर क्वेरी है वो सॉल्व हो चुकी है। ज़्यादातर क्वेरी जो है आपकी सॉल्व हो चुकी है। अब ये है कि भाई कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फर्स्ट या सेकंड रैंक में नाम आ गया था, उन लोगों ने स्कूल ज्वाइन कर लिया, तो उनको तो जाना ही नहीं है, वो ना उनका नाम है। ये बहुत अच्छा किया डिपार्टमेंट ने। अब ये है कि भाई किसी का स्कूल गलत मिल गया, जैसे जो जिस स्कूल में वो गया वहां पर ऑलरेडी कोई स्पेशल एजुकेटर था, या उस स्कूल में प्राइमरी की पोस्ट ही नहीं थी, प्राइमरी की क्लास ही नहीं थी, वो स्कूल 6 से लेकर 12 तक था, तो वो ज्वाइन नहीं कर पाया। उसने एप्लीकेशन दी डिपार्टमेंट में, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो ना जाए, वो सीधा कोऑर्डिनेट करे डिपार्टमेंट से, क्योंकि उसकी बात डिपार्टमेंट से चल रही है। मतलब मेरे को कोई दिक्कत आए तो मैं डिपार्टमेंट गया, मैं डिपार्टमेंट से सारी बातें करूंगा कि जी मेरा तो उस स्कूल में नहीं हुआ, आप मुझे दूसरा स्कूल अलॉट दो। तो उन्होंने बोला कि चलो 1 आध हफ्ता 2 हफ्ते वेट कर लो, हम देते हैं। तो ये थोड़ा सा काम डिपार्टमेंट से करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ मैं कि जैसे आपने, मुझे लगता है कि जो इस फॉर्म को आवेदन किया था ये जनवरी या फरवरी के आसपास किया है, मुझे लमसम जो याद है अभी। तो जनवरी फरवरी के बाद, यानी कि अभी अगर आपका सीटेट क्लियर हुआ है, या फिर अभी यदि 2023 सेशन में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है, तो ये हो जाता है कट ऑफ डेट। और कट ऑफ डेट को लेकर ऑब्जेक्शन भी हुआ था, डिपार्टमेंट ने काफ़ी कैंडिडेट के लिए इंक्वायरी बैठाई थी। और मुझे तो अभी ऐसे जानकारी नहीं है, शायद कुछ कैंडिडेट बाहर भी किए गए हों। तो अगर आपका डिप्लोमा या सीटेट अभी का हाल फिलहाल का 1-2 महीने का, तो ये हो जाता है कट ऑफ डेट। तो कट ऑफ डेट के बाद के डॉक्यूमेंट RCI को छोड़कर नहीं चलेंगे, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब एक ये है कि भाई सेम रैंक आती है, जैसे मान के चलो मैं इश्तियाक हूँ, सामने वाला अंकित है, दोनों की रैंक आ गई हमारी 34, है ना, या फिर 34 छोड़ो, हम मान के चलते हैं कि 350 सीट खाली है, 350 रैंक दोनों की है, तो उसमें से किसको लिया जाएगा? तो देखो इसमें 2-3 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि हमारे नाम में जो अल्फाबेटिक ऑर्डर से ले लेता है, जैसे अंकित A से स्टार्ट है, मैं I से हूँ तो A को ले लिया। एक होता है एज फैक्टर, होता है कि भाई अंकित की एज जो है 26 साल है, मेरी 29 साल है, तो हो सकता है कि भाई 29 साल वाले को पहले कंसिडर कर लें। तो ये अभी चीज़ क्लियर नहीं है, जैसे भी क्लियर होगी इसकी भी वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। और ओबीसी के कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि भाई ओबीसी उन्होंने अदर स्टेट से आवेदन किया था। मान के चलो कोई ओबीसी यूपी से है, कोई बिहार से है, तो उसने आवेदन किया था ओबीसी में, और उसके जो उसका सीटेट क्वालिफाई है वो ओबीसी से ही क्वालिफाई है। तो मुझे तो देखो साफ तौर पे दिल्ली में वो जनरल में काउंट होगा, तो दिल्ली में जब जनरल में काउंट होगा तो उसका ओबीसी का सर्टिफिकेट वो किसी काम का नहीं रह जाता है, वो सिर्फ एक नाम मात्र रह जाता है कि आपको वहाँ प्रेजेंट करना है। आपकी क्वालिफिकेशन जनरल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि सीटेट आपका जनरल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके अदर डॉक्यूमेंट जो है वो जनरल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो जैसे कि मान के चलते हुए किसी ओबीसी के कैंडिडेट के 88 है और उसने यहाँ पर दिल्ली में अप्लाई किया है, तो उसके सीटेट में कम से कम 90 मार्क्स होने ही चाहिए, तभी वो जनरल के एलिजिबल होगा। SC ST ओबीसी के लिए रूल नहीं होता, वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं, सेम उस पर उनका चल जाता है। बट ओबीसी के साथ दिक्कत होती है, और ओबीसी की मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, तो ओबीसी के कोई आपके जानकार हो उनसे एक बार सलाह मशवरा कर लेना। साथ ही साथ मैं बता दूं कि ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट है ऑल ओवर इंडिया,
वो अगर अपने से अलग राज्य में आवेदन करते हैं तो वो जनरल में करें, क्योंकि देखो थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या सेंट्रल ओबीसी वाले तो कर सकते हैं ओबीसी में ही, तो इसकी थोड़ा जानकारी ज़्यादा मुझे नहीं है। तो जैसे भी आपके कोई साथी हो आसपास, उनके साथ ये ज़रूर सवाल करके करें और मुझे भी बताएं कि सर ऐसा हो सकता है, तो मैं भी वीडियो में बताकर उन लोगों को जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा की हो गई और ये बनानी ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे जो कमेंट बॉक्स से मैंने आपके लिए थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल।